अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाउल्लाह नागरा और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह नागरा ऑफिशियल। पोलो खेलने का शौक, लाहौर में रेस्टोरेंट और इशराफिया के साथ उठना बैठना, मंशियात का सुल्तान जो बरसों तक नजरों से ओझल रहा। ये बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसको रिपोर्ट किया है साजिद इकबाल और अशीथा नागेश, जो कि बीबीसी के नुमाइंदगान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक समाजी एतबार से बज़ाहिर मोहम्मद आसिफ हफीज इंतहाई आला शख्सियत के मालिक थे और वो दुनिया के जाने माने ताजर थे जो लंदन में एक पोलो क्लब के सफीर थे और उनका शाही खानदान समेत बरतानिया की अशराफिया से मिलना जुलना रहता था। वो बाकायदगी से बरतानिया और मशरिक़ वुस्ता के हुकाम को तफसीली मालूमात भी फराहम करते थे और वो ऐसी इतलात थी कि उनकी बुनियाद पर मंशियात की भारी खेप को रोकने में मदद मिलती थी। उनके मुताबिक वो ऐसा इस वजह से करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मुआशरे से मुजरमाना सरगर्मियों का खात्मा उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है। वो अपने बारे में शायद यही तासर देना चाहते थे। हकीकत में मोहम्मद आसिफ हफीज ही वो शख्सियत थे जिनके बारे में अमरीकी हुकाम ने कहा कि वो दुनिया के सबसे बड़े मंशियात स्मगलरों में से एक थे। वो बरतानिया में अपनी रहायशगाह से मंशियात की एक वसी सल्तनत के सरगना थे जो पाकिस्तान और इंडिया से कई टन हेरोइन, मेथाम्फेटामिन और हशीश चरस सप्लाई करते थे। ये मंशियात दुनिया भर में जाती थी। अब ये चीज जो है, ये मैं आप लोगों के सामने ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूं इसलिए आसिफ हफीज ने जिन ग्रोहों के बारे में मुतलका हुकाम को इतला दी वो उनके हरीफ थे और उनका मुहरक अपने हरीफों से छुटकारा हासिल करके इस मार्केट में अपनी अजारादारी कायम करना था। अंडरवर्ल्ड में इस नुमाया मुकाम की वजह से उन्हें सुल्तान पुकारा जाता था। जी हां, सुल्तान पुकारा जाता था। मगर उनकी ये मुजरमाना ताकत और मकाम ज्यादा देर रहने वाला नहीं था। बरतानवी और अमरीकी हुकाम के एक मुश्तरका ऑपरेशन के बाद 66 बरस के आसिफ हफीज को 2023 में बरतानिया से अमेरिका के हवाले कर दिया गया। गुज़श्ता नवंबर उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। जुमे के रोज उन्हें न्यूयॉर्क की एक जेल में मंशियात स्मगल करने की साजिश करने पर 16 बरस की सजा सुनाई गई। उन पर जो फर्द जुर्म आयद की गई उसके मुताबिक उन्होंने हेरोइन समेत बड़ी मिकदार में खतरनाक मंशियात अमेरिका भी स्मगल की। आसिफ हफीज 2017 से हिरासत में है और उनकी ये सजा 2033 में खत्म होगी, यानी 2033 में। बीबीसी ने मोहम्मद आसिफ के मुकदमे की पैरवी की। हमने अदालती दस्तावेजात, कारपोरेट लिस्टिंग और उन लोगों की इंटरव्यू से मालूमात इकट्ठी की जो उन्हें जानते थे। ये बीबीसी के नुमाइंदगान बता रहे हैं कि उन्होंने जो है वो उससे मुतल्लक सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, फिर इस वाक़े को रिपोर्ट किया। हम ये जानना चाहते थे कि वो इतने अरसे से हुकाम की नज़रों से ओझल कैसे रहे और फिर आखिरकार कैसे पकड़े गए। लाहौर की एक मिडिल क्लास फैमिली से बरतानवी इशराफिया तक पहुंचने का सफर। अब यहां से एक और बात शुरू होती है। आसिफ हफीज सितंबर 1958 में पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में एक मुतवस्सत घराने में पैदा हुए। वो अपने वालिदैन के 6 बच्चों में से एक थे जिनकी परवरिश ऐशो इशरत में हुई। लाहौर में इस खानदान को जानने वालों ने बीबीसी को बताया कि उनके वालिद शहर के करीब एक फैक्ट्री के मालिक थे। आसिफ हफीज ने एक अमरीकी अदालत को यह भी बताया
कि उन्होंने कमर्शियल पायलट की तरबियत भी हासिल कर रखी है। 1990 की दहाई के अवाइल से लेकर 2010 की दहाई के वसत तक उन्होंने पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में अपने मामूल के कारोबार के लिए सरवानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड करा रखी थी। इस कंपनी जो अब बंद कर दी गई है की वेबसाइट के मुताबिक उसने दुनिया भर में अफवाज, हुकूमतों और पुलिस फोर्सेस को तकनीकी आलात फरोख्त किए जिनमें मंशियात का पता लगाने वाले आलात भी शामिल हैं। आसिफ हफीज की सरवानी कॉरपोरेशन के तहत जो दीगर कारोबार थे उनमें एक टेक्सटाइल कंपनी थी जो कई ममालिक में रजिस्टर्ड थी और लाहौर में एक अतालवी रेस्टोरेंट जो एक मारूफ नाइट्सब्रिज ब्रांड की फ्रेंचाइज थी। इसके अलावा लंदन के मगरब में विंडसर के करीब टिपमोर नामी एक कंपनी थी जो पोलो और घोड़सवारी की खिदमत देने में महारत रखती थी। इनके अलावा इस तरह की वसी कारोबारी नेटवर्क ने इन्हें न सिर्फ एक पुरताइश तर्ज जिंदगी गुजारने में मदद दी बल्कि इससे इनकी बरतानिया के बहुत खास हलकों तक रसाई भी मुमकिन हुई। वो 2009 से 2011 तक कम अज कम 3 साल के लिए एक मशहूर हैम पोलो क्लब के बैनुल अक़वामी सफीर भी रहे। 2009 में इस क्लब में वो अपनी अहलिया शहीना के साथ एक तस्वीर में शहजादा विलियम और शहजादा हैरी के साथ नजर आए। हैम पोलो क्लब ने बताया कि मोहम्मद आसिफ हफीज कभी क्लब के रुकन नहीं रहे और अब क्लब में कोई सफीर नहीं। क्लब के मुताबिक मौजूदा बोर्ड का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। क्लब ने मजीद वजाहत दी कि जिस तकरीब में आसिफ हफीज और उनकी अहलिया की शहजादों से मुलाकात की तस्वीर सामने आई थी वो भी किसी तीसरे फरीक का काम था। मुतलका कानून के तहत 2010 की दहाई में सरवानी कॉरपोरेशन और इससे जुड़े कारोबार मुख्तलिफ मराहल में ख़त्म कर दिए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम सरवानी कंपनी के एक साबिक मुलाजम ने बताया कि उन्हें शुबा है कि जब वो मुलाजमत कर रहे थे तो कुछ गड़बड़ हो रही थी। अब ये जो आसिफ हफीज़ है उससे मुतल्लक बता रहे हैं कि उन्हें शुबा था कि जब वो मुलाजमत कर रहे थे उनकी कंपनी में तो कुछ गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि बड़े मनसूबों के लिए भी सिर्फ नकद रकम अदा की जाती थी, यानी ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती थी। इंतकामी कार्रवाई के खौफ से कंपनी के इस साबिक मुलाजम ने अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर कहा कि जब उन्हें इस मुलाजमत में बेचैनी महसूस हुई तो फिर उन्होंने इस कंपनी से अपनी राहें जुदा कर ली। उन्होंने बताया कि कोई बैंक से की जाने वाली ट्रांजैक्शन नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था और दस्तावेजात पर तफसीलात दर्ज नहीं थी। मोहम्मद आसिफ हफीज एक जिम्मेदार शहरी के भेस में वक्तन फवक्तन मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया के हुकाम को हरीफ कार्टेल्स यानी ड्रग स्मगलर्स के बारे में आगाही खतूत भी लिखते थे। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि बरतानवी सफारत खाने और बरतानवी वजारत दाखिला से जवाब में मौसूल होने वाले खतूत भी देखे जिनमें मोहम्मद आसिफ का शुक्रिया अदा किया गया और इतला देने पर उनकी तारीफ भी की गई। बरतानवी वजारत दाखिला ने बताया कि वो या BBC को बता रहे हैं कि वो इनफरादी खतों किताबत पर तबसरा नहीं करते। BBC की जानब से फौरन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और हुकूमत दुबई से तबसरे के लिए रब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मोहम्मद आसिफ के ख़ानदान के अफराद ने यह खतूत 2018 में BBC के साथ शेयर किए थे जब वो उनकी अमेरिका हवालगी के खिलाफ एक तवील कानूनी जंग लड़ रहे थे। उन्होंने इन खतूत को बरतानवी अदालतों में और बाद में यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हकूक़ को भी पेश किया, सबूत के तौर पर कि वो एक मुखबर थे और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी। तमाम अदालतों ने इससे इत्तफ़ाक़ नहीं किया और फैसला सुनाया कि मोहम्मद आसिफ की तरफ से ये सब एक चाल थी कि वो अपने हरीफ मनशियात स्मगलरों की छुट्टी करवा सकें और फिर अपनी अजारादारी कायम कर सकें। यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हकूक़ ने कहा
कि मोहम्मद आसफ एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हुकाम को दूसरों के मुजरमाना तर्ज अमल से आगाह किया था, जिनके बारे में वो जानते थे कि वो इनके हकीकी या मुमकिन हरीफ हो सकते हैं। आसफ हफीज जब ये सब खतूत लिख रहे थे तो 2014 में एक ऐसी मुलाकात जिसमें वो शरीक भी नहीं थे, उनके जवाल का सबब बन गई। अब जब जवाल शुरू होता है तो फिर ऐसे ही होता है। आसफ हफीज के दो करीबी साथियों ने कीनिया के शहर मंबासा में एक फ्लैट में कोलंबिया के एक मुमकिन खरीदार से मुलाकात की। उन्होंने हेरोइन की थोड़ी सी मिकदार को ये जाहिर करने के लिए जलाया कि ये कितनी खालिस थी और कहा कि वो इसे किसी भी मिकदार में 100% सफ़ेद क्रिस्टल फराहम कर सकते हैं। उन्होंने खरीदार को बताया कि इस आला किस्म की हेरोइन का सप्लाई करने वाला एक पाकिस्तानी सुल्तान यानी मोहम्मद आसफ हफीज हैं। इस मुलाकात के दौरान इन अफराद ने खरीदार से कहा कि उनका कोलंबियन ऑर्गेनाइजेशन नामी ग्रोह से ताल्लुक है और वो अमेरिका में स्मगलिंग के आला म्यार की हेरोइन चाहते हैं। ये दोनों अफराद किसी मनशियात फरोश ग्रोह के अरकान नहीं बल्कि दरअसल अंडर कोर एजेंट्स थे जो इंसदाद मनशियात के अमरीकी इदारे DEA के लिए काम कर रहे थे। यह मीटिंग नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म स्टिंग ऑपरेशन था जिसका मकसद स्मगलर्स का पता चलाना था। बरतानवी नशरियाती इदारे ने जो फुटेज हासिल की उससे पता चलता है कि इस मीटिंग की खुफिया तौर पर फिल्म भी बनाई गई। अब जो मोहम्मद आसफ जिसको सुल्तान के नाम से जाना जाता है उसको कैसे पकड़ा गया, ये बहुत बड़ी एक हकीकत है जिसको अब आश्कार होना था। अमरीकी अदालती दस्तावेजात से पता चलता है कि यह डील दो भाइयों बकताश और इब्राहिम आकाशा ने मिलकर की थी, जो कीनिया में पुरतशद्दद काटल के सरबराह भी थे। इनके वालिद भी खौफ की एक अलामत थे जो एम्स्टरडैम के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में 2000 में मारे गए थे। इस माहदे में एक इंडियन शहरी विजय गैरी विकी गोस्वामी भी शामिल थे जिन्होंने आकाशा ऑपरेशन किया। अक्टूबर 2014 में आकाशा ब्रदर्स गोस्वामी और मोहम्मद आसफ हफीज को कुछ मालूम नहीं था कि उनकी मनशियात के खरीदार कौन हैं। 99 किलो हीरोइन और 2 किलो क्रिस्टल मेथ कोलंबिया के जाली स्मगलर तक पहुंचाई गई। आकाशा ब्रदर्स ने हर ड्रग की सैकड़ों किलोग्राम मजीद मिकदार फराहम करने का वादा किया। एक माह बाद आकाशा ब्रदर्स और गोस्वामी को मंबासा में गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें जल्द ही जमानत पर रहा कर दिया गया। इसके बाद वो 2 साल तक अपनी अमरीका हवालगी से मुतल्लक मुकदमा लड़ते रहे। इस अरसे में अमरीकी कानून नाफिज करने वाले अहलकार अपने बरतानवी हम मनसबों से मिलकर आसफ हफीज के खिलाफ मुकदमे की तैयारी करते रहे। उन्होंने गोस्वामी और आकाशा ब्रदर से गिरफ्तारी के वक्त जो आलात कब्जे में लिए थे उनसे उन्हें काफ़ी सबूत मिले। उन्हें आसफ हफीज के बारे में अच्छी खासी मालूमात हासिल हो गई कि वही दरअसल सुल्तान हैं जो बड़ी मिकदार में ड्रग स्मगल करते हैं और इस वजह से वही दरअसल असल सुल्तान हैं जो सारा नेटवर्क चला रहे हैं। अमेरिका में इल्जामात के बावजूद गोस्वामी अपना गैर कानूनी कारोबार चलाते रहे। 2015 में कीनिया में जमानत पर रहाई मिलने के बाद जब उन्होंने आसफ हफीज के साथ मिलकर एक मंसूबा तैयार किया कि इंडिया के इलाके सोलापुर की एक केमिकल फैक्ट्री से कई टन एफिड्रिन मोज़म्बिक तक पहुंचाई जाए। एफिड्रिन एक ताकतवर दवा है जिसकी महदूद मिकदार में इस्तेमाल की इजाज़त है। ये मेथाम्फेटामिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अमेरिकी अदालती दस्तावेजात से पता चलता है कि 2 अफराद गोस्वामी और मोहम्मद आसफ ने मोज़म्बिक के दारुल हुकूमत मापुतो में मेथ फैक्ट्री के लगाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन फिर उन्होंने 2016 में उस वक्त अपना ये मंसूबा ख़त्म कर दिया जब पुलिस ने सोलापुर प्लांट पर छापा मारा और 18 टन एफिड्रिन जब्त कर लिए। इसके चंद माह बाद आकाशा ब्रदर्स और गोस्वामी आखिरकार जनवरी 2017 में मुकदमे का सामना करने के लिए अमेरिका के लिए एक फ्लाइट में सवार हुए।
मोहम्मद आसफ को 8 माह बाद लंदन में सेंट जॉन वुड के इलाके से एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। उन्हें जनूब मशरकी लंदन में हाई सिक्योरिटी वाली जेल में रखा गया, बेलमार्श जेल में रखा गया। इस जेल में ही फिर वो 6 बरस तक अमेरिकी हवालगी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करते रहे। अमेरिका में 2019 में एक बड़ी पेशरफ्त हुई। गोस्वामी ने जब एतराफ़ जुर्म कर लिया और न्यूयॉर्क की अदालत को बताया कि उन्होंने इस्तगासा के साथ तावन करने पर रजामंदी ज़ाहिर की है। आकाशा ब्रदर्स ने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया। बख्ताश आकाशा को 25 जबकि उनके भाई इब्राहिम आकाशा को 23 साल कैद की सजा सुनाई गई। गोस्वामी जिन्हें अभी सजा नहीं सुनाई गई, अगर उनका मुकदमे में आगे चलकर ट्रायल होता है तो फिर वो आसफ हफीज के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाएंगे। बरतानिया की बेलमार्श जेल में मोहम्मद आसफ हफीज के पास तमाम ऑप्शंस खत्म हो रहे थे। उन्होंने अपनी अमेरिका को हवालगी को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मजिस्ट्रेट्स, लंदन की हाई कोर्ट और इंसानी हकूक पर यूरोपीय यूनियन की अदालत को कायल करने में नाकाम रहे कि वो दर हकीकत इन हुकाम के लिए एक मुखबर थे, जिस वजह से अब उन्हें अपने साथी कैदियों से नारवा सलूक का खतरा भी था। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिकी जेल के हालात उनके लिए गैर इंसानी और जिल्लत आमेज होंगे, क्योंकि वो ज़ियाबतस और दमे जैसी बीमारी में भी मुब्तला हैं। वो अपना मुकदमा हार गए और फिर मई 2023 में उन्हें अमेरिका के हवाले कर दिया गया। गुज़श्ता साल नवंबर में मोहम्मद आसफ हफीज ने हीरोइन, मेथाम्फेटामिन और चरस तैयार करने और उसे अमेरिका स्मगल करने की साजिश करने के 2 इल्जामात का एतराफ़ किया। सजा से पहले इस्तगासा ने बताया, मोहम्मद आसफ एक बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, मगर फिर हालात की संगीनी ने उन्हें एक ऐसी खतरनाक दुनिया का खिलाड़ी बना दिया जहां वो ऐसी खतरनाक मंशियात से मुनाफा कमा रहे थे जिनसे कई जिंदगियां और बरादरियां बर्बाद हो गई। बहुत से ऐसे ड्रग स्मगलर्स के बरअक्स जो गुर्बत, मायूसी और तालीम के कम मौके की वजह से इस दुनिया का इंतखाब करते हैं, यानी जुर्म की दुनिया का, मंशियात की दुनिया का, आसफ हफीज हर लिहाज से एक भरपूर जिंदगी जी रहे थे। वो किसी भी चीज का इंतखाब कर सकते थे और किसी भी शोबे को अपने लिए चुन सकते थे। ये थी जी रिपोर्ट जो आप लोगों के सामने मैंने रखी। अब आप फैसला करें कि मंशियात की दुनिया कितना घनौना बड़ा जुर्म है जो इस मुआशरे को जो है वो खा रहा है, दीमक की तरह चाट रहा है। हम सबको मिलकर इस मुआशरे को मंशियात से पाक करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।